हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं हाल ही में संपन्न परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको चर्चा कर रहे हैं बालक कला श्रृंखला में। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एनवीएस, ईएमआरएस और केवीएस में किस तरीके से क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, यानी कि सोल्ड पेपर्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज बालक कला श्रृंखला पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन 131। कौन सा कथन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति की नीति का सटीक वर्णन करता है? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द पॉलिसी ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ अकोमोडेशन चार्जेज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी या उनके परिवारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति की नीति का सटीक वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करने वाला है? ऑप्शन देख लीजिए। ए में क्या हो जाएगा? आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति कर्मचारी की उम्र की परवाह किए बिना प्रदान की जाती है जब तक वह अस्पताल में भर्ती है। या बी ऑप्शन हो जाएगा, आवास के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति केवल तभी की जाती है जब कर्मचारी अपने सामान्य आवास की तुलना में उच्च श्रेणी के कमरे का विकल्प चुनता है। या सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्धारित स्टाफ संख्या के आधार पर अस्पताल द्वारा आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। और डी ऑप्शन हो जाएगा, आवास शुल्क केवल सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए प्रतिपूर्ति योग्य है भले ही वह अस्पताल में रहें। तो कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति की नीति का वर्णन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, निर्धारित स्टाफ संख्या के आधार पर अस्पताल द्वारा आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं 132। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस की कार्यकारी समिति ने नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट एनएलआई के स्टाफ सदस्यों के बच्चों के जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवी में प्रवेश के संबंध में क्या निर्णय लिया है? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। What decision has the executive committee of Navodaya Vidyalaya Samiti NVS taken regarding admission of children of staff members of Navodaya Leadership Institute यानी कि NLI to जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवीज? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि एनएलआई के एम्प्लॉई है उनके बच्चे जेएनवी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्या आधार बनाया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्षमता की कमी के कारण एनएलआई कर्मचारी के बच्चे को प्रवेश से वंचित करना है, या जेएनवी कर्मचारी वार्डों के समान एनएनएलआई नोएडा को छोड़कर एनएलआई कर्मचारी के वार्डों में प्रवेश का विस्तार करना, जेएनवी में प्रवेश के लिए कर्मचारी कोटा समाप्त करें, या जेएनवीज में भर्ती एनएलआई कर्मचारी वार्डों की संख्या सीमित करना। एनएलआई के स्टाफ सदस्यों के बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित क्या निर्णय लिया है कार्यकारी समिति ने? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जेएनवी कर्मचारी वार्डों के समान एनएनएलआई नोएडा को छोड़कर एनएलआई कर्मचारी के वार्डों में प्रवेश का विस्तार करना ये निर्धारित किया है। कार्यकारी समिति ने ये निर्णय लिया है कि एनएलआई के जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चे हैं वो जेएनवी में एडमिशन ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक्सेप्शन बताया गया है। एनएनएलआई नोएडा है उसको छोड़ करके यहाँ के कर्मचारी है वो जेएनवी में एडमिशन के पात्र नहीं होंगे। बाकी सभी एनएलआई के कर्मचारी हैं दूसरे जेएनवी के एम्प्लॉई है उनके समान ही एडमिशन के हकदार हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लेते हैं 133। निर्देशों के अनुसार अनुशासनात्मक आधार पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी जारी करने के संबंध में अपील पर विचार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एनवीएस के निर्देशानुसार अनुशासनात्मक आधार पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी जारी करने के संबंध में अपील पर विचार करने के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑन अपील रिगार्डिंग इश्यू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिडरेशन? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे छात्रों के माता पिता, या विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे, या संकुल प्रभारी सहायक उपायुक्त एसी होंगे, या उपायुक्त क्षेत्रीय कार्यालय एनवीएस हो जाएंगे। एनवीएस के निर्देशानुसार अनुशासनात्मक आधार पर टीसी जारी करने के संबंध में अपील पर विचार करने के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपायुक्त क्षेत्रीय कार्यालय एनवीएस यानी कि डीसी एनवीएस हो जाएंगे। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के डीसी हैं वो टीसी के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, अपील सुन सकते हैं, टीसी देनी है या नहीं देनी है। अगर बच्चे के खिलाफ अनुशासनात्मक आधार बनता है और उस आधार पर टीसी देने का निर्णय लिया जाता है तो उस पर अपील कौन कर सकते हैं? अपील पर विचार करने के लिए कौन ऑथराइज होगा? डीसी होंगे, उपायुक्त होंगे, क्षेत्रीय कार्यालय एनवीएस।
अगला सवाल देख लेते 134। केंद्रीय मोटर वाहन प्रथम संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है? Which government body is responsible for notifying the Central Motor Vehicles First Amendment Rules 2023? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय मोटर वाहन प्रथम संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय मोटर वाहन है किसके तहत आता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आता है। तो इसमें कोई भी संशोधन होता है जो प्रथम संशोधन किया गया है, इसको अधिसूचित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला सवाल देख लेते 135। किस विभाग ने ओएम कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 14014/3/2011 एस्टेब्लिशमेंट डी दिनांक 26 जुलाई 2012 जारी किया, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु समय सीमा की समीक्षा की गई? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। विच डिपार्टमेंट इश्यूड ओएम ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 14014/3/2011 एस्टेब्लिशमेंट डी डेटेड 26 July 2012, in which the time limit for considering applications for compassionate appointment was reviewed? अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्रों पर विचार करने हेतु समय सीमा की समीक्षा किसने की है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? किसने ये अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित आवेदनों पर विचार करने हेतु समय सीमा की समीक्षा की है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने ये समीक्षा की है, समय सीमा की समीक्षा की है। किससे संबंधित? अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदनों से संबंधित। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं, पैटर्न हमें पता लगता है। पुराने क्वेश्चन पेपर को देख करके हम आगामी पेपर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रेंड मालूम कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 136। गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ किन परिस्थितियों में लागू होता है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द बेनिफिट ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट एप्लीकेबल टू ए मिसिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई? क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस बताई गई है। ए देख लेते हैं, गुमशुदा व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है, द मिसिंग पर्सन कैन नॉट बी फाउंड। बी में बताया गया है गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड विद द पुलिस रिगार्डिंग द मिसिंग पर्सन। और सी में बताया गया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले को वास्तविक माना जाना चाहिए, द केस शुड बी कंसिडर्ड जेन्युइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे? गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ किन परिस्थितियों में लागू होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए और सी, केवल ए और बी, केवल बी और सी, ए बी सी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, तीनों ही कंडीशन है लागू हो जाएंगी। सबसे पहला है गुमशुदा व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है, ये कंडीशन लागू हो जाती है। द मिसिंग पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है? गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में पुलिस में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, एफआईआर होना जरूरी हो जाएगा, एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड विद द पुलिस रिगार्डिंग द मिसिंग पर्सन। और सी में बताया गया है सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले को वास्तविक माना जाना चाहिए, द केस शुड बी कंसिडर्ड जेन्युइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तीनों कंडीशन में क्या किया जा सकता है? अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 137। ऐसे मामलों में जहां उच्च स्तर के प्रतिष्ठित फर्म बयाना राशि या सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है, नवोदय विद्यालयों के निर्देशों के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है? In cases where highly reputed firms are not ready to provide earnest money or security deposit, what action can be taken as per नवोदय विद्यालय गाइडलाइंस? बयाना राशि या सुरक्षा जमा छूट देने के निर्णय को प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि फर्म के साथ पिछले लेन देन में नुकसान का कोई जोखिम नहीं दिखता है तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बयाना राशि या सुरक्षा जमा को माफ करने का निर्णय ले सकता है। और सी में बताया गया है प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को फर्म की प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना बयाना राशि या सुरक्षा जमा पर जोर देना चाहिए। डी में बताया गया है प्रतिष्ठित फर्मों को परिस्थितियों की परवाह किए बिना बयाना राशि या सुरक्षा जमा प्रदान करने से छूट दी गई है। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा?
उच्च स्तर के प्रतिष्ठित फर्म बयाना राशि या सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो इन परिस्थितियों में नवोदय विद्यालय के निर्देशों के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बयाना राशि या सुरक्षा जमा छूट देने के निर्णय को प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर फर्म कैसी है, रेपुटेटेड फर्म है, और वो रेपुटेटेड फर्म होने के बावजूद बयाना राशि या सुरक्षा जमा राशि नहीं प्रदान करना चाहती है। तो आपको क्या देखना है? ये देखना है कि बयाना राशि क्यों जमा की जाती है, कि वो निविदा प्रक्रिया से भाग ना जाए, अपना कार्य संपन्न ना कर पाए। तो ये देखा गया है कि वो प्रतिष्ठित फर्म है, तो प्रबंधन समिति के सभी सदस्य ये अनुमोदन ले सकते हैं कि बयाना राशि से छूट दी जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 138। नियम अनुसार दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होते हैं? एज पर रूल्स व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज फॉर वायलेटिंग द डाउरी प्रोविजन एक्ट? उपहार देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कोई परिणाम नहीं। कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई, केवल आर्थिक जुर्माना। एज पर रूल्स व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज फॉर वायलेटिंग द डाउरी प्रोविजन एक्ट? नियमानुसार दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या परिणाम होंगे, कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसने नियमों के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम का उल्लंघन किया है, तो कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 139। किसी विद्यालय में क्रय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना जाना चाहिए? हु शुड बी सेलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द परचेज एडवाइजरी कमिटी इन ए स्कूल? ऐसे व्यक्ति जिनके पास खरीदारी से संबंधित विशेषज्ञता है और वे समय समर्पित कर सकते हैं, केवल वही जो प्रबंधन समिति में उच्च पदों पर आसीन हो। स्थानीय समुदाय से कोई भी इच्छुक व्यक्ति, विशेषज्ञता के क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी संस्थान से शिक्षण कर्मचारी कौन सेलेक्ट हो सकते हैं? परचेज एडवाइजरी कमेटी या परचेज कमेटी में कौन सदस्य हो सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिनके पास खरीदारी से संबंधित विशेषज्ञता है और वे समय समर्पित कर सकते हैं। खरीदारी की विशेषज्ञता होना जरूरी है और खरीदारी से या परचेजिंग से संबंधित समय दे सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? क्रय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 140। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को मृत कर्मचारी के परिवार के भरण पोषण के संबंध में क्या आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्सन अपॉइंटेड ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉई? उन्हें मृत कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी, उन्हें परिवार के सदस्यों के लिए आवास उपलब्ध कराना होगा, उन्हें परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें मृत कर्मचारी पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का उचित भरण पोषण करने का लिखित उपक्रम देना होगा। अनुकंपा के आधार पर कोई व्यक्ति नियुक्ति पा गया है, तो मृत कर्मचारी के परिवार के भरण पोषण से संबंधित क्या जरूरतें हो जाएंगी, क्या आवश्यकताएं हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। उन्हें मृत कर्मचारी पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का उचित भरण पोषण करने का लिखित उपक्रम देना होगा, यानी कि लिखित में वो देगा कि आप नियुक्ति पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाता है, कंपनसेट नियुक्ति दी जा रही है, तो बाकी जो व्यक्ति हैं, बाकी आश्रित हैं, उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी देनी होगी, लिखित में आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर हैं, आपको आगामी प्लान बनाने के लिए बहुत ही कारगर हो सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 141। केंद्र सरकार के एक कर्मचारी श्री सिंह को जनहित में नए स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपने नए पद पर कार्य ग्रहण करना होगा। कौन सा नियम श्री सिंह की कार्य ग्रहण अवधि की पात्रता को नियंत्रित करता है? A central government employee, Mr. Singh has been transferred to a new station in public interest. He needs to join his new post within the stipulated time frame. Which rules governs Mr. Singh's entitlement to joining time? तो ज्वाइनिंग टाइम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है, वो पब्लिक इंटरेस्ट पे ट्रांसफर हुआ है और एक स्टिपुलेटेड टाइम में उसको ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन करने के लिए कार्य ग्रहण काल मिलता है, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम है, कौन से लागू होंगे, कौन से एप्लीकेबल होंगे,
क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन से रूल है इन परिस्थितियों में कार्य ग्रहण काल के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे? एंटाइटलमेंट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। रूल 4(1) ऑफ द सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के 4(1) के तहत उसको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 142। किसी एजेंसी को प्रदर्शन गारंटी के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी? व्हाट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द एजेंसी एज परफॉर्मेंस गारंटी? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पोस्ट से संबंधित है और इस प्रकार के क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। अगर कोई एजेंसी आउटसोर्सिंग के लिए कोई काम लेना चाह रही है तो उसके लिए प्रदर्शन गारंटी आप क्या राशि जमा करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। कोई जमा की आवश्यकता नहीं, 2 महीने की किराए की लागत, आधे महीने की किराए की लागत, 1 महीने की किराए की लागत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस गारंटी क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 महीने की किराए की लागत, जो आउटसोर्सिंग से आप मैन पावर ले रहे हैं उनकी सैलरी की 1 महीने की परफॉर्मेंस गारंटी आपको डिपॉजिट करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कंपनी ने कोई आउटसोर्सिंग से व्यक्ति दे दिए, कामगार दे दिए और वो काम करवाने के बाद में सैलरी लेकर के भाग गया। तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस गारंटी लेंगे। जितने उन लोगों की आउटसोर्सिंग की तनख्वाह बनती है उतना किराए की राशि है, यानी कि हायरिंग अमाउंट है, वो जमा कर ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 143। जेएनवीज के पास स्थित जल निकायों में अतिरिक्त चौकीदार नियुक्त करने का निर्णय किस कारण से लिया गया? Why was the decision taken to appoint additional watchmen in water bodies located near JNVs? छात्रों के डूबने की घटनाएं सामने आई, छात्रों का नामांकन बढ़ा, हाल की शैक्षणिक उपलब्धियां, शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच का अभाव। अगर जेएनवी के पास में कोई जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज हैं तो अतिरिक्त चौकीदार नियुक्त करने का क्या कारण बन जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। छात्रों की डूबने की घटनाएं सामने आई है। बहुत सारे जेएनवीज के पास में वाटर बॉडीज हैं तो उन वाटर बॉडीज में बच्चे डूब के मर गए हैं। तो इस तरीके की घटनाएं आने के बाद में अतिरिक्त चौकीदार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सैंक्शन दे दिया गया है कि आप एडिशनल चौकीदार वहां पर रख सकते हैं जिससे बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। अगला सवाल देख लेते 144। प्रदान की गई जानकारी के अनुसार यूओएस के तहत सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद नामांकन में बदलाव की स्थिति में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? What action should be taken in the event of changes in the nomination after the death of a subscriber under UOS according to the provided information? यूओएस के तहत सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद नामांकन में बदलाव की स्थिति में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? यानी कि सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो उसके बाद में नॉमिनेशन है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या कार्रवाई हो सकती है? ऑप्शन देख लीजिए। परिवर्तनों को अमान्य माना जाना चाहिए और कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में राशि का निपटान किया जाना चाहिए। परिवर्तनों को मृत सब्सक्राइबर के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके संसाधित किया जाना चाहिए। परिवर्तनों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सत्यापन के लिए परिवर्तनों को पीएफआरडीए को सूचित किया जाना चाहिए। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? यूओएस के तहत सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद नामांकन में बदलाव किया गया है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। परिवर्तनों को अमान्य माना जाना चाहिए और कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में राशि का निपटान किया जाना चाहिए। मतलब कि सब्सक्राइबर की डेथ होने के बाद में नामांकन किया गया है, उसमें बदलाव किया गया है तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और राशि किसको दी जाएगी? कानूनी उत्तराधिकारियों को, लीगल हेयर्स को दी जाएगी, उनके पक्ष में राशि का निपटान किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 145। स्कूल की छुट्टियों के बाद नव प्रवेशित छात्रों और अन्य छात्रों के साथ नियमित बातचीत करने के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर इंटरेक्शन विद न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स आफ्टर हॉलीडेज? स्कूल के चौकीदार को ये बातचीत करनी होगी, संपर्क करना होगा, या छात्रों के माता पिता द्वारा, या प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और एचएम करेंगे, या स्कूल बस ड्राइवर करेगा? स्कूल की छुट्टियों के बाद नव प्रवेशित छात्रों और अन्य छात्रों के साथ नियमित बातचीत कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और एचएम, मतलब कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एचएम की ये जिम्मेदारी हो जाएगी। जो नव प्रवेशित यानी कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है और दूसरे पुराने छात्र हैं उनसे नियमित बातचीत करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 146। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय द सेंट्रल स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? आवेदन प्राप्त होने या सूचना उपलब्ध होने तक रुपये 250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 का अर्थदंड लगाया जाएगा। या सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए अपराधों के लिए कोई दंड नहीं है। या आवेदन प्राप्त होने या सूचना उपलब्ध होने तक प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये दंड होगा। या आवेदन प्राप्त होने या जानकारी उपलब्ध होने तक प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपये, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यानी कि 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूले जाएंगे, अधिकतम सीमा कोई लिमिट नहीं रखी गई है। सही उत्तर क्या होने वाला है? अगर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए क्या दंड रखा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आवेदन प्राप्त होने या सूचना उपलब्ध होने तक 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और अधिकतम राशि कितनी वसूली जाएगी? 25,000 रुपये। यानी कि जितने दिन वो सूचना को लेट करता है, जितने दिनों तक वो डिले करता है, उसके हिसाब से प्रतिदिन 250 रुपये चार्ज लिए जाएंगे, जुर्माना वसूला जाएगा। और इसकी अधिकतम राशि कितनी होगी? 25,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। किससे? केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 147। केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति के अनुसार आश्रित परिवार सदस्य के रूप में कौन अर्हता प्राप्त करता है? Who qualifies as dependent family member as per compassionate appointment under central government? तो जीवन साथी होगा, या पुत्र पुत्री, दत्तक पुत्री सहित सन डॉटर इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, अविवाहित सरकारी कर्मचारी के मामले में भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर इन केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन देख लीजिए ए बी सी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल ए और बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए बी सी तीनों हो सकते हैं। केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति के अनुसार आश्रित परिवार में कौन कौन शामिल हो जाएंगे? सबसे पहला है जीवन साथी है, वो शामिल रहेगा। इसके बाद में पुत्र पुत्री, दत्तक पुत्र भी, सन डॉटर इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन भी होगा, और अविवाहित सरकारी कर्मचारी के मामले में भाई या बहन भी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट माने जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 148। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जेएनवी, आईसीएमआर और एनआईएन के बच्चों के लिए सुझाई मांसाहारी भोजन टोकरी के अनुसार कितनी बार मांस या मछली का सेवन करने की सलाह दी जाती है? हाउ ओपन इज इट रिकमेंडेड टू कंज्यूम मीट और फिश एज पर द सजेस्टेड नॉन वेजिटेरियन फूड बास्केट फॉर चिल्ड्रन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, जेएनवी, आईसीएमआर और एनआईएन ने ये बनाया है। तो कितनी बार दिया जाना चाहिए मांस मछली? ऑप्शन देख लीजिए, एक सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 4 बार। जेएनवी और आईसीएमआर एनआईएन के सुझाए अनुसार मांसाहारी भोजन टोकरी के अनुसार कितनी बार मांस और मछली का सेवन करने के लिए सलाह दी जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सप्ताह में 2 बार मांस और मछली है, वो मांसाहार भोजन टोकरी के अनुसार कितने बार दिए जाने चाहिए? सप्ताह में 2 बार दिए जाने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 149। जेएनवी कामकाज के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देशों को लागू करने का कार्य किसे सौंपा गया है? Who is entrusted with the task of implementing safety and security guidelines in all areas of JNV functioning? क्षेत्रीय कार्यालय होगा, या विद्यार्थी परिषद होगा, या समिति प्रतिनिधि होगा, या जिला प्राधिकारी होगा? जेएनवी कामकाज के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देशों को लागू करने का कार्य किसे सौंपा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय को यह कार्य सौंपा गया है कि जेएनवी में सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और संरक्षा दिशा निर्देश पालन हो रहे नहीं हो रहे, इसको देखने का कार्य कौन करेंगे? क्षेत्रीय कार्यालय करेंगे, यानी कि रीजनल ऑफिस करेंगे। एनबीएस सॉल्व पेपर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज बाला किला श्रृंखला पार्ट 12 का अंतिम क्वेश्चन 150। दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी में क्या शक्तियां निहित है? व्हाट आर द पावर्स वेस्टेड इन द रिविजनरी अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन गाइडलाइंस? आदेश को संशोधित करें या अलग रखें, बिना किसी संशोधन के आदेश की पुष्टि करें, यूपीएससी की सिफारिशों को नजरअंदाज करें, कर्मचारी के प्रतिनिधित्व पर विचार किए बिना जुर्माना लगाएं। तो रिविजनरी अथॉरिटी है, उसके क्या कार्य हो जाएंगे?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आदेश को संशोधित करें या अलग रखें। तो रिविजनरी अथॉरिटी है, उसको पावर है कि वो या तो आदेश को संशोधित करे, मॉडिफाई करे, या उसको अलग भी कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज बालकला श्रृंखला पार्ट 12 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक लगभग हमने 500 क्वेश्चन कर लिए हैं। सॉल्व पेपर पर आधारित 500 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं, परंतु यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीरीज चल रही है, इसलिए 150 क्वेश्चंस है यहाँ पर आ गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस है पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, पुराने पैटर्न को यहाँ पर समझाया गया है। पुराने पेपर के पैटर्न के आधार पर आप ट्रेंड समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, कौन से पॉइंट को, कौन से सिलेबस के पार्ट को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसको समझा जा सकता है। साथ में आगामी परीक्षा के लिए प्लानिंग में ये बहुत ही मददगार हो सकते हैं। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।